हे गुड इवनिंग। आज हम लोग एक ड्रामा डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जस्टिस एंड जस्टिस वाज रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी। सो जस्टिस है बेसिकली एक क्राइम प्ले है। क्राइम प्ले मतलब क्या होता है? ऐसा प्ले जिसका कि स्टोरी आपका क्राइम के चारों अराउंड घूमता है। जैसे कि डिटेक्टिव हो गया, इसमें डिटेक्टिव इन्वॉल्व होगा, वो कुछ खोजबीन करेगा, उस पर वो मतलब सर्च करेगा एंड ऑल, इस टाइप का ड्रामा। या फिर उसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर मतलब बेसिकली क्रिमिनल के लाइफ के अराउंड ऐसे करके घूमता है ड्रामा। सो जस्टिस इज़ अ क्राइम प्ले एंड इट वाज पब्लिश इन 1910। ठीक है। It is termed to be as a social tragedy, powerful social tragedy. Social tragedy क्या होता है? Social tragedy portrays the protagonist as a victim of social forces such as class inequality, injustice, rigid institutional systems. मतलब बेसिकली सिंपल वर्ड्स में बोले तो सोशल ट्रेजेडी क्या होता है कि जैसे हम प्रोटैगनिस्ट है, हम मेन कैरेक्टर है स्टोरी के, और मेरे ऊपर हम लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं और जो सोसाइटी है वो आपका अपर क्लास से बिलोंग करता है। तो अपर क्लास वाला जो पीपल है वो मेरे ऊपर प्रेशराइज कर रहा है हमको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो उसको बोलेंगे क्लास इनइक्वालिटी टाइप्स का। तो ऐसी जो इनइक्वालिटी होता है लोगों के बीच, इसको बोलते हैं सोशल ट्रेजेडी टाइप्स का प्ले, जिसमें वो दिखा रहा है कि कैसे लोअर क्लास वाले को या फिर किसी के साथ भी इनजस्टिस होता है, इस टाइप्स का प्ले। ठीक है। नेक्स्ट, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें। बेसिकली इसमें जेम्स हाउ है जो कि सॉलिसिटर है, वॉल्टर हाउ है जो कि सॉलिसिटर है, रॉबर्ट कोक्सन मैनेजिंग क्लर्क है, विलियम फोल्डर जूनियर क्लर्क है, स्विडल तुम्हारा ऑफिस बॉय है, वेस्टर डिटेक्टिव है, कॉली कैशियर है, मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड जज है, हैरोल्ड क्लिवर ओल्ड एडवोकेट, हेक्टर फ्रोम यंग एडवोकेट। इसके बाद मतलब बहुत सारा है इसमें कैरेक्टर्स। बेसिकली इम्पोर्टेंट इसमें अभी रूद हनीवेल एंड विलियम फोल्डर है। तो रूद हनीवेल और विलियम फोल्डर में क्या कहानी है कि विलियम फोल्डर प्यार करता था रूद हनीवेल से, और रूद हनीवेल जो थी वो मैरिड वुमेन थी, मतलब ठीक है शादीशुदा थी, लेकिन उसका जो पति था वो उस पर बहुत अत्याचार करता था, मतलब एब्यूजिव हस्बैंड था, बहुत मारता था उसको, बहुत पीटता था, इस टाइप का हस्बैंड था। तो ऐसे ही विलियम फोल्डर मिला रूद हनीवेल से एंड उसको प्यार हो गया, डीपली पैशनेटली, इस टाइप का प्यार। ठीक है। This play was written as a campaign. This play was written as a campaign to improve conditions in British prisons. मतलब ये जॉन गॉल्सवर्दी जो है वो ये प्ले क्यों लिखा था? क्योंकि वो मतलब जॉन गॉल्सवर्दी दिखाना चाहता था कि उस टाइम पे 1910 के टाइम पे जो प्रिजन्स होता था ब्रिटेन का प्रिजन, मतलब ब्रिटिश एम्पायर वगैरह का, वहाँ पे यूके वगैरह में जो प्रिजन होता था वो किस टाइप का अत्याचार करता था तुम्हारा जो गिल्टी पाया जाता था वो लोग के खिलाफ में। तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सटायर। सटायर क्या होता है? हास्य का जो वो होता है, मतलब कथन, या जिस जैसे मतलब बोल सकते हैं कि यूज़ ऑफ ह्यूमर, हास्य का मतलब हंसी में उड़ा देने वाला यूज़ करते हैं किसी पर्सन को अटैक करने के लिए। मजाक मजाक में बोल देते हैं ना कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मतलब हंसते हंसते बोल देते हैं, उस टाइप का सटायर बोलते हैं उसको। तो ये जो प्ले है जस्टिस, ये भी स्ट्रॉन्ग सटायर है ऑन द कॉन्टेम्प्रेरी इंग्लिश सिस्टम ऑफ लॉ एंड जुडिशरी, मतलब वहाँ के ब्रिटिश के लॉ एंड जुडिशरी पे ये ह्यूमर पास किया है, उस पर अटैक किया है, हंसते हंसते अटैक किया है, मतलब दिखाया है कि ड्रामा कैसे, उस ड्रामा के तहत दिखाया गया है कि ब्रिटिश का लॉ एंड जुडिशरी कैसा है, किस टाइप का है, इस टाइप से। फिर नेक्स्ट है गॉल्सवर्दी ब्रिंग्स टू लाइट द ग्लेयरिंग शॉर्टकम्स। ग्लेयरिंग मतलब बहुत तीखा और चटकीला। तो गॉल्सवर्दी ब्रिंग्स इनटू द लाइट द ग्लेयरिंग शॉर्टकमिंग्स एंड डिफेक्ट्स इन द लीगल सिस्टम ऑफ इंग्लैंड, मतलब बहुत तीखा और चटकीला टाइप का फॉल्ट दिखाया है तुम्हारा लीगल सिस्टम ऑफ इंग्लैंड में। ही सेज दैट लॉ इज़ अ ब्लाइंड एंड इनह्यूमन प्रोसेस, मतलब बोल रहा है कि लॉ जो है वहाँ का बहुत ब्लाइंड है, अंधा लॉ है, और इनह्यूमन है, मतलब कि ह्यूमन का जो फीलिंग्स है ये सब वो नहीं समझता है। लॉ डज नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन ह्यूमन साइकोलॉजी एंड इनेट ह्यूमन इन्फॉर्मिटीज़। जो लॉ है वो ह्यूमन का साइकोलॉजी नहीं समझता है, वो जो ह्यूमन का जन्मजात मेंटल वीकनेस है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, ये सब नहीं समझता है लॉ वहाँ का।
नेक्स्ट है द ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम इज़ अनफेयर एंड अनस्क्रूपुलस। अनस्क्रूपुलस मतलब होता है बीइंग डिसऑनेस्ट, मतलब कि जैसे हमको कुछ चाहिए उसको पाने के लिए हम डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं अनस्क्रूपुलस। तो ब्रिटिश का जुडिशियल सिस्टम है वो अनफेयर है और अनस्क्रूपुलस है, मतलब वो जो चाहता है वो करने के लिए वो डिसऑनेस्ट भी हो सकता है। इट इज़ अ मैलिग्नेंट प्रोसेस। मैलिग्नेंट मतलब होता है कि कुछ ऐसा प्रोसेस जिससे लास्टली तुम्हारा डेथ हो जाए। तो इट इज़ अ मैलिग्नेंट प्रोसेस इन विच इन्यूमरेबल इनोसेंट एंड नोबल इंटेंशन मैन आर विक्टिमाइज्ड। मतलब ये बोल रहा है कि मैलिग्नेंट प्रोसेस है जिससे कि लास्टली बहुत सारा इन्यूमरेबल इनोसेंट और नोबल इंटेंशन मैन है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में जितना भी अपराधी होता है सारा का सारा गिल्टी होता है, बहुत सारा होता है जो बेकार का फंस जाता है। तो वो सब के लिए जो बेकार का फंसने वाला अपराधी है वो सब के लिए ये मैलिग्नेंट है, लास्टली उनका डेथ हो जाता है, इस टाइप का बता रहा है। The chariot wheels of the system of law continue to revolve furiously and innumerable innocent men are caught into them and crushed to powder. सेम चीज़ बोल रहा है यहाँ पे भी। नेक्स्ट है द प्रिजन्स आर लाइक इल फेटेड शिप। मतलब ऐसा शिप जो लास्ट में जाकर के डूब जाता है, उसका किस्मत ही ख़राब है। जो जेल होता है वो इल फेटेड शिप की तरह होता है इन विच थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर्स पेरिश। मतलब लास्ट में जाकर के थाउजेंड ऑफ प्रिजनर्स वहाँ पे जाकर के मर जाता है। वंस अ मैन इज काउट एंड कन्विक्टेड टू इम्प्रिजनमेंट, मतलब अगर एक बार मैन पकड़ा गया और उसको जेल हो गया तो उसके बाद उसका कोई एस्केप नहीं है। एक बार वो मैन उसके उस पिंजरे के अंदर अपना कदम रख दिया उसके बाद उसका बाहर आना पॉसिबल ही नहीं है। इस टाइप का वहाँ का लॉ एंड जुडिशरी सिस्टम है। AC वॉर्ड, एक AC वॉर्ड ऑथर है जो कि कह रहा है जस्टिस इज़ अ कमेंट्री अपॉन द प्रिजन। मतलब जस्टिस जो ड्रामा है वो कमेंट्री है अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। मतलब 1910 के टाइम पे जो जेल में एडमिनिस्ट्रेशन चलता था उस पर कमेंट्री किया गया है ड्रामा प्ले के द्वारा। टोटली ड्रामा में 4 एक्ट्स है, मतलब 4 एक्ट्स है और सीन्स है। थ्रू द ट्रैजिक स्टोरी ऑफ विलियम फॉल्डर अ यंग क्लर्क। विलियम फॉल्डर क्या है? यंग क्लर्क है हुज लाइफ इज डिस्ट्रॉयड बाय एन इनफ्लेक्सिबल लीगल सिस्टम। विलियम फॉल्डर जो कि यंग क्लर्क है उसका लाइफ डिस्ट्रॉय कैसे होता है? इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल मतलब कि जिसको मतलब जिसका शेप इधर उधर नहीं किया जा सकता है, वो एकदम रिजिड है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता है, मतलब उसको चेंज नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इनफ्लेक्सिबल लीगल सिस्टम मतलब कि ऐसा लीगल सिस्टम जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा। विलियम फोल्डर एक यंग क्लर्क है जिसका लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय एन इनफ्लेक्सिबल लीगल सिस्टम। Goldsworthy critics a society that prioritizes legalistic punishment over understanding, empathy, and possibility of rehabilitation. तो गॉल्सवर्दी जो है वो क्रिटिक्स में मतलब ऐसा क्रिटिसाइज़ करता है प्ले के द्वारा सोसाइटी पे, ऐसा मतलब दिखाता है कि कैसे सोसाइटी प्रायोरिटाइज़ करता है लीगलिस्टिक पनिशमेंट को। मतलब कि जो लॉ तुम्हारा पनिशमेंट तुमको दे रहा है उसको वो प्रायोरिटी दे रहा है, ये नहीं समझता है कि तुम्हारा उस जो तुम फॉल्ट किए हो, जो तुम गुनाह किए हो, उसके पीछे तुम्हारा इंटेंशन क्या है, ये लीगल सिस्टम नहीं समझता है। यही दिखाना चाह रहा है गॉल्सवर्दी। ठीक है, सो कैरेक्टर्स पे आते हैं। कैरेक्टर है विलियम फॉल्डर। विलियम फॉल्डर, ये विलियम फॉल्डर है, दिस इज़ द प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है मेन कैरेक्टर। इज़ नॉट अ फिगर ऑफ ग्रेट पावर ऑफ नोबिलिटी, मतलब कि कोई बड़ा इंसान नहीं है, बट एन ऑर्डिनरी क्लर्क काउट इन द वेब ऑफ हार्श एंड इनडिफरेंट लीगल सिस्टम। विलियम फॉल्डर जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का वो कोई बड़ा इंसान नहीं है, सिंपल सा यंग क्लर्क है जो कि हार्श मतलब कि हार्श बहुत र्यूड या फिर बहुत टॉर्चर करने वाला लीगल सिस्टम में ये जाकर के फंस गया है। हिज डाउनफॉल इज़ नॉट ड्यू टू पर्सनल फ्लॉ और मॉरल फेलिंग। मतलब उसका जो डाउनफॉल होता है लीगल सिस्टम के मतलब उस लीगल सिस्टम में फंसने के कारण वो उसका पर्सनल फ्लॉ नहीं है, मतलब उसका पर्सनल मिस्टेक या पर्सनल इम्परफेक्शन नहीं है या मॉरल फेलिंग नहीं है, बल्कि रिजल्ट है एक डेस्परेट एक्ट का कमिटेड अंडर द प्रेशर ऑफ अनफॉरगिविंग सोशल एनवायरनमेंट। मतलब वो जो गुनाह किया है वो उसके पर्सनल इम्परफेक्शन के कारण नहीं हुआ है, मॉरल फेलिंग के कारण नहीं होता। तो मॉरल बहुत अच्छा है लेकिन वो गुनाह इसलिए किया है, जिस गुनाह में वो फंसा है वो इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि वो
किसी भी कारण के तहत डेस्परेट हो गया था, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ये था कि नहीं हमको ये काम करना ही पड़ेगा, इसको बोलते हैं डेस्पिरेशन। तो इस टाइप का डेस्परेट एक्ट किया जिसके कारण कि वो फंस गया अनफॉरगिविंग सोशल एनवायरनमेंट में। द प्लेस ट्रैजिक नेचर इज डीपली रूटेड इन द रिजिड एंड dehumanizing structures of society, particularly the legal system, which fails to account for the complexities of human motivation and the need for compassion and justice। ये जो प्ले है इसका ट्रैजिक नेचर ये दिखाया है प्ले के तहत कि कैसे जो लीगल सिस्टम है वो अपना ह्यूमन के अंदर का कोई कंपैशन वगैरह नहीं समझता है, ये सिर्फ अपना देखता है। Falder's tragedy does not stem from a fatal flaw in his character, but from the rigid and unyielding nature of legal and social system that governs his life। सेम चीज़ है ऊपर वाला। नेक्स्ट बात करेंगे कैरेक्टर्स का। कैरेक्टर्स में विलियम फॉल्डर अभी जस्ट पढ़े इज़ अ प्रोटैगनिस्ट हुज एक्ट ऑफ फॉर्जरी सेट्स ऑफ द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये जो विलियम फॉल्डर है ये मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, सारा स्टोरी इसी के अराउंड घूम रहा है। एंड ये जो है एक एक्ट करता है फॉर्जरी का, मतलब कि ये ओवरव्यू में देखें तो विलियम फॉल्डर क्या करता है ना कि वो जहाँ पे काम करता है वहाँ पे उसको एक काम मिलता है करने के लिए बैंक से रिलेटेड। तो वो बैंक से रिलेटेड काम के लिए उस पेपर में चेक में अपना साइन या फिर कुछ करा करके चोरी से डिसऑनेस्टली बैंक से पैसा वगैरह लेकर के भाग जाता है। इस टाइप का चीज़ होता है, इसको बोलते हैं फॉर्जरी करना। मतलब बिना बताए डिसऑनेस्टली चेक वगैरह पे साइन करना, या फिर जैसे उसमें 9 पाउंड्स दिया था तो उसमें 9 से वो एक नंबर 0 एक्स्ट्रा जोड़ करके 90 बना करके वो पैसा लेकर के भाग गया। इस टाइप का फॉर्जरी बोलते हैं। ही इज़ डिपिक्टेड एज अ सिंपैथेटिक कैरेक्टर ड्रिवन बाय डेस्पिरेशन। सिंपैथेटिक कैरेक्टर जिसके द्वारा जिसके ऊपर रीडर्स जो है सिंपैथी दिखाए, इस टाइप का कैरेक्टर है। एंड इज़ ड्रिवन बाय डेस्पिरेशन। कैरेक्टर्स रूथ हनीवेल कौन है? ऑब्वियसली अभी बताए, जिससे विलियम फॉल्डर प्यार करता है। सी रिप्रेजेंट्स अ मॉरल डिलेमा एट द हार्ट ऑफ प्ले एज फॉल्डर्स क्राइम इज कमिटेड फॉर सेक। तो जो फॉल्डर होता है वो बेसिकली जो क्राइम जो चोरी करता है, जो अभी फोर्जरी किया था, वो किसके लिए करता है? रूथ हनीवेल के लिए। क्योंकि रूथ हनीवेल एक ऐसे पार्टनर के साथ रहती है, इसका जो हस्बैंड है ये बहुत अजीब टाइप का है, इस पर अत्याचार करता है, अब्यूज़ करता है, मारता है, पीटता है, यहाँ तक कि उसको जान लेने तक का कोशिश करता है। तो इसके लिए क्योंकि इससे प्यार करता है तो ये सोचता है कि ठीक है थोड़ा सा पैसा अभी ले लेते हैं, बाद में जब पहुँच जाएंगे डेस्टिनेशन पे तो अपने मालिक को बता देंगे। एंड लास्टली वो फंस जाता है। कैरेक्टर्स जेम्स हॉ एंड वॉल्टर हॉ। तो जेम्स हॉ जो है ये इसका पापा है, मतलब वॉल्टर हाउ जो है ये जेम्स हॉ का बेटा है। द सॉलिसिटर्स हु एम्प्लॉय फॉल्डर। सॉलिसिटर क्या होता है? लॉयर होता है बेसिकली, जो कि जिसका जॉब होता है लीगल एडवाइस वगैरह देना, फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, या फिर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लैंड का अरेंजमेंट करना। दे आर जनरली वेल मीनिंग बट आर अल्टीमेटली अनेबल टू सेव हिम। मतलब ये दोनों जो था बाप बेटा, वो दोनों ठीक ठाक था, वेल मीनिंग था, लेकिन लास्ट में बचा नहीं पाता है उसको। रॉबर्ट कोक्सन द सीनियर क्लर्क एट द लॉ फर्म। मतलब ये सीनियर है विलियम फॉल्डर का। हु शोज कंपैशन टूवर्ड्स फॉल्डर सिम्बलाइजिंग द ह्यूमन साइड ऑफ अदरवाइज हार्श सिस्टम। मतलब कि किसको बोल रहा है ये? हार्श सिस्टम कौन है यहाँ पे? लॉ लीगल सिस्टम को बोल रहा है हार्श सिस्टम। और लेकिन यहाँ पे जो रॉबर्ट कोक्सन है ये सिंपैथी दिखाता है विलियम फॉल्डर की तरफ। नेक्स्ट है जज का नाम है जस्टिस फ्लॉयड, जो कि रिप्रेजेंट करता है रिजिड, मतलब कि जो हिल ना सके। अनइमोशनल, जो कि इमोशनल ना हो, एप्लीकेशन ऑफ लॉ। देन ये सारा कैरेक्टर्स है हेक्टर फ्रोम, जो लॉयर है फोल्डर की तरफ से, जो लॉयर है उसका नाम है हेक्टर फ्रोम। नेक्स्ट ओल्ड एडवोकेट, जो कि जिससे चोरी की है उसकी तरफ से हैरोल्ड क्लेवर। इसके बाद विस्टर डिटेक्टिव है, स्विडल ऑफिस वो है, कॉली कैशियर है। ठीक है, स्टोरी का थीम्स क्या क्या है? इनजस्टिस ऑफ द लीगल सिस्टम, मतलब द प्ले क्रिटिक्स द इनफ्लेक्सिबिलिटी। ये जो प्ले है इसके तहत तुम्हारा इनफ्लेक्सिबिलिटी दिखाया गया है, हार्शनेस दिखाया गया है लीगल सिस्टम का, विच फेल्स टू टेक इनटू अकाउंट द पर्सनल सर्कमस्टांसेस एंड मॉरल मोटिवेशंस बिहाइंड एक्शंस। जो कि
इनजस्टिस सिस्टम दिखा रहा है कि जो लीगल सिस्टम है ब्रिटेन का, वो कैसे फेल कर गया है तुम्हारा ह्यूमन का साइकोलॉजी समझने में, ह्यूमन का कंपैशन बिहेवियर समझने में, इस टाइप का है। फिर है मॉरल वर्सेस लीगल जस्टिस। तो गॉल्सवर्दी कॉन्ट्रास्ट मॉरल जस्टिस विद लीगल जस्टिस। ये दिखाता है कैसे कि मॉरल जस्टिस क्या हो गया, जैसे कि समझना कि सामने वाला इंसान जो फॉल्ट किया है, जो गलती किया है, वो किस किस कारण से किया, उसके पीछे का रीज़न क्या है। और लीगल जस्टिस तो वो सब चीज़ देखता नहीं है, तो वो दिखाया गया है इसमें। द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ पनिशमेंट। द प्ले हाईलाइट्स द डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब ये प्ले में दिखाया है कि कैसे कोई इंसान जेल में जाने के बाद किस टाइप से वो टॉर्चर सहता है, कैसे उसका ज़िंदगी हो जाता है, इस टाइप का चीज़ दिखाया गया है। सोशल क्रिटिसिज्म। The plays also touches the issue like class, poverty and lack of social support. कैसे तुम्हारा कोई इंसान, तुम्हारा कोई जैसे कोई सोसाइटी तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या हो जाता है, इस टाइप का दिखाया गया है। विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द नॉट जस्ट ऑन द इंडिविजुअल बट ऑन दोज अराउंड देम एज वेल। जैसे कि जो विलियम फॉल्डर था, सिर्फ उस पर ही नहीं दिखाया गया कि कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है ये चीज़, बल्कि उसके अराउंड जो लोग था, जैसे रॉबर्ट कॉक्सन हो गया, फिर रूथ हनीवेल हो गया, इसके ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ रहा है ये भी दिखाया गया है। सोशल क्रिटिसिज्म। द प्ले ऑल्सो टचेज एन इशू लाइक क्लास पॉवर्टी। हाँ, सेम चीज़ है। हिज एक्ट ऑफ फोर्जिंग अ चेक वाइल इलीगल इज ड्रिवन बाय अ डीप सेंस ऑफ हाई। तो ये जो हिज है ये यूज़ किया गया है विलियम फोल्डर के लिए। सो विलियम फोल्डर का जो एक्ट है वो फोर्जिंग अ चेक विच इलीगल तो है क्योंकि चोरी किया ऑब्वियसली, इज ड्रिवन बाय अ डीप सेंस ऑफ कंपैशन। मतलब क्यों किया है, बाय अ डीप सेंस ऑफ कंपैशन एंड डेस्पिरेशन। कंपैशन पैशनेट या लव के लिए बोल सकते हैं, एंड डेस्पिरेशन। ही कमिट्स द क्राइम इन एन अटेम्प्ट टू हेल्प रूथ हनीवेल। क्यों कमिट करता है क्राइम को, इन एन अटेम्प्ट टू हेल्प रूथ हनीवेल, जिससे प्यार करता है, अ वुमन ट्रैप्ड इन एन अब्यूजिव मैरिज एस्केप हर सिचुएशन। इन डूइंग सो फॉल्टर बिकम्स अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस rather than the perpetrator of malice। उल्टा जो हेल्प करना चाहता है वही विक्टिम बन जाता है यहाँ पे। Falder's moral dilemma is central to the play's exploration of justice. His actions, though technically criminal, are motivated by a desire to protect and save someone he cares about. So Falder का जो यहाँ पे moral dilemma है, जैसे कि वो जानता है कि वो जो काम कर रहा है वो गलत है, लेकिन फिर भी ये काम करता है क्योंकि वो डेस्परेट है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जो उससे प्यार करता है उसको बचाना है। This raises the question of whether the law, in its cold and impersonal application, can truly serve justice when it fails to consider the moral context of an individual's action. Falder's tragic downfall is a result of society's inability to see beyond the letter of the law and recognize the humanity and compassion that underlie his crime. तो फॉल्डर का जो ट्रैजिक डाउनफॉल है इज़ अ रिजल्ट है किसका, सोशल इनएबिलिटी का, कि मतलब वो लीगल सिस्टम के बियॉन्ड देख ही नहीं सकता है। सोसाइटी जो होता है वो तुम्हारे पीछे क्या तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है जब तुम वो काम किए, वो सब चीज़ सोसाइटी नहीं देखता है। आज हम ही एक चोरी कर लेंगे तो मेरे पीछे क्या चल रहा है, हम क्यों चोरी किए, सोसाइटी ये नहीं देखेगा। दिस इज़ ये दिखाया गया है इस ड्रामा में। हिज लाइफ इज़ डिस्ट्रॉयड। His life is destroyed not because he is inherently flawed, but because he lives in a society that refuses to allow the complexities of human motivation. ओवरव्यू स्टोरी का। फॉल्डर इज़ एम्प्लॉयड एज जूनियर क्लर्क। अभी बताए थे फॉल्डर जो है वो जूनियर क्लर्क है और काम करता है इन द फर्म ऑफ जेम्स एंड वॉल्टर हॉ। ठीक है। ही इज़ हाईली ड्यूटीफुल, बहुत ड्यूटीफुल है, अपना ड्यूटी अच्छे से निभाता है, ऑनेस्ट है, कॉन्शियंशियस है, मतलब केयरफुल, मतलब कोई भी काम करता है तो बहुत अच्छे से करता है, केयरफुली करता है इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज़। एवरीबडी इन द ऑफिस इज़ pleased with him. He has never done anything that may cause the least doubt and suspicion about his honesty and integrity. मतलब कभी भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि लोग को उसके ऊपर सस्पिशन हो या फिर लगे कि वो चोर है, इस टाइप का काम कभी भी नहीं किया है फॉल्डर। सडनली देयर इज़ रिवर्सल इन द फॉर्च्यून्स ऑफ फॉल्डर। मतलब उसके फॉर्च्यून में, उसके किस्मत में कुछ ना कुछ रिवर्सल आ जाता है। डेवलप्स अ डीप एंड पैशनेट लव फॉर एन अनफॉर्चुनेट वुमेन रूथ हनीवेल। वॉल्टर जो है इसके प्यार में पड़ जाता है, ये रूथ हनीवेल है, इसके प्यार में पड़ जाता है। रूथ का जो हस्बैंड है, इसका जो हस्बैंड है वेरी क्रूअल एंड हार्टलेस, बहुत क्रूअल है एंड बहुत हार्टलेस है, मॉन्स्टर है। ही ट्रीट्स हर मोस्ट क्रूअली एंड इंसोलेंटली मतलब रूडली उसको ट्रीट करता है। ही इवन ट्राइज टू स्ट्रैंगल हर, मतलब
मतलब फांसी लगाना या फिर इस टाइप का रोप से उसको स्ट्रैंगल करना, इसको बोलते हैं हर टू डेथ। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस फोल्डर डेवलप्स अ डीप सिंपैथी विद हर। फोल्डर को बहुत ज़्यादा सिंपैथी हो जाता है उसकी तरफ, मतलब प्यार में पड़ जाता है। सिंपैथी ग्रेजुअली डेवलप्स इनटू, पहले स्टार्टिंग में तो उसको सिंपैथी आती है कि कैसा पति है उसका, कैसे क्यों ऐसे करता है, बेचारी टाइप्स, एंड लास्टली उसको प्यार हो जाता है उससे। द प्ले ओपन्स इन द लॉ ऑफिस ऑफ जेम्स। जो प्ले है, ये जो ड्रामा है जस्टिस, ये सबसे पहला सीन क्या है इसका, ये लॉ ऑफिस में खुलता है इन द लॉ ऑफिस ऑफ जेम्स एंड वॉल्टर हॉ, अ फर्म दैट हैंडल्स अ वैरायटी ऑफ लीगल मैटर। तो एक फर्म है जो कि वैरायटी ऑफ लीगल मैटर हैंडल करता है और उसका ओनर है जेम्स एंड वॉल्टर हॉ। द सीनियर पार्टनर जेम्स हॉ, ऑब्वियसली जेम्स हॉ बाप है, वॉल्टर हॉ बेटा है। तो जेम्स हॉ जो है इज़ अ रिस्पेक्टेबल एंड एक्सपीरियंस लॉयर। तो जेम्स हॉ बहुत रिस्पेक्टेबल एक्सपीरियंस लॉयर है, वाइल हिज सन वॉल्टर इज़ अ यंगर एंड मोर आइडियलिस्टिक सॉलिसिटर। मतलब प्रैक्टिकली सोचने वाला इसका बेटा है। द फर्म्स क्लर्क विलियम फॉल्डर जूनियर क्लर्क है, इज इंट्रोड्यूस एज अ यंग मैन ऑफ अबाउट 23 एज, हु इज जनरली रिगार्डेड एज क्वाइट एंड conscientious. However, the tranquility of the office is soon disturbed by the revelation that Folder has committed a crime. ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, ऑफिस का शांति बहुत जल्दी भंग हो जाता है जब पता चलता है कि जो विलियम फोल्डर है वो कुछ क्राइम किया है। फोल्डर ड्रिवन बाय डेस्पिरेशन हैज़ फोर्स्ड अ चेक बिलोंगिंग टू द फर्म। ऑब्वियसली फोल्डर डेस्पिरेशन के तहत एक फोर्ज कर लिया है एक चेक को बिलोंगिंग टू द फर्म, जो कि फर्म का चेक है। हिज मोटिव इज रिवील्ड टू बी हिज डिज़ायर टू हेल्प रूथ हनीवेल। उसका जो मोटिव था इसके पीछे वो था हनीवेल, रूथ हनीवेल, जिसे वो प्यार करता है, उसको हेल्प करना। अ वुमन विद whom he is in love. Ruth is trapped in an abusive marriage and the folder sees the forgery as a way to secure enough money for the two of them to escape together. तो जो फोल्डर है वो इसको देखता है कि रूथ अगर वो पैसा ले लेगा तो जो रूथ हनीवेल है अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है, या फिर वो उस जगह से भाग सकता है और उसके साथ एक अच्छा ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है। रूथ's husband is a brutal and violent man and Ruth's situation is one of the utter despair. Folder's act of forgery while criminal तो है, लेकिन कैसे जन्म किया है, वो जो फॉर्जरी का जो एक्ट है उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, कंपैशन एंड द होप ऑफ रेस्क्यूइंग रूथ फ्रॉम हर डायर सर्कमस्टांसेस। रूथ को उस अब्यूजिव हस्बैंड के हाथों से बाहर निकालना इसके पीछे का मोटिव था। वन अर्ली मॉर्निंग रूथ कॉल्स ऑन फोल्डर, मतलब रूथ फ़ोन करती है, फिर मिलने के लिए जाती है फोल्डर से, बुलाती है फोल्डर को मिलने के लिए और बोलती है कि उसका जो हस्बैंड है वापस उसको मारने का कोशिश करता है स्ट्रैंगल करके। तो फोल्डर को बहुत ज़्यादा सॉरी फील होता है कि मतलब वो कुछ कर नहीं पा रहा है, डेस्पिरेशन टाइप का फील होता है। ही ऑलमोस्ट गोज मैड विद ग्रीफ, उसको ग्रीफ सैडनेस महसूस होता है, डर लगता है, उसको गुस्सा आता है कि वो कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है अपने लव ऑफ द लाइफ को सेव करने के लिए इस डेंजर से। इफ़ शी गोज़ बैक टू हस्बैंड देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी दैट ही मे किल हर। अभी तो रूथ मिलने के लिए आई है इससे फोल्डर से, एंड मतलब अगर वापस जाती है रूथ तो बहुत सारा चांसेस है कि उसका जो हस्बैंड है वापस उसको जान से ही मार दे इस बार, इस टाइप का चांसेस है। Folder wants to help her and is prepared to do anything for her, but he is helpless because he has no money. जो फोल्डर है विलियम फोल्डर बहुत कुछ करना चाहता है रूथ के लिए, चाहता है कि भाग जाए या फिर उसको बचा लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसके पास पैसा नहीं है। ही डिसाइड्स विद रूथ टू गो अवे टू सम फॉरेन लैंड। वो डिसाइड करता है कि किसी फॉरेन लैंड में चले जाए रूथ के साथ, वेयर दे कुड लिव पीसफुली एज हस्बैंड एंड वाइफ, जहाँ पे रूथ के साथ शादी कर ले और उसके बाद फिर वो पीसफुली रह पाए रूथ के साथ। ही वॉज प्रिपेयर टू मैरी हर, रेडी था एकदम शादी करने के लिए, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज रूथ हैड नॉट ऑब्टेन लीगल डाइवोर्स। ऑब्वियसली शादीशुदा है तो पहले शादी दूसरे से शादी करने के लिए, जैसे कि विलियम फोल्डर से शादी करने के लिए पहले उसको अपने पति से डाइवोर्स लेना पड़ेगा लीगली। फोल्डर फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन फिक्स, ही इज टॉर्न बिटवीन हिज इनफैचुएटिंग लव फॉर रूथ एंड हिज इनएबिलिटी टू हेल्प हर। मतलब उसके बीच में फंस के रह जाता है, अपने प्यार और डेस्पिरेशन के बीच में फंस के रह जाता है। इन द स्टेट ऑफ माइंड ही गोज़ टू ऑफिस, इस स्टेट ऑफ माइंड में वो ऑफिस जाता है। ही कैन नॉट अप्लाई हिमसेल्फ टू हिज वर्क, मतलब वर्क में काम में उसका ध्यान नहीं लगता है। ही कीप्स ऑन पेसिंग अप एंड डाउन द रूम लाइक अ वाइल्ड बियर, जंगली भालू की तरह रूम में घूमते रहता है इधर से उधर। ही गोज़ ऑलमोस्ट मैड अंडर अनबियरेबल इमोशनल डिस्ट्रेस एंड मेंटल प्रेशर, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर रहता है एंड मतलब ऑलमोस्ट अनबियरेबल हो जाता है। सडनली अ चेक फॉर £9 इज हैंडेड ओवर टू हिम फॉर इनकेसमेंट फ्रॉम द बैंक।
हाँ सडनली यहाँ पे ट्विस्ट आया, सडनली उसको एक चेक मिलता है 9 पाउंड्स का, 9 पाउंड्स का चेक मिलता है हैंड ओवर करने के लिए बैंक में। सडनली उसके दिमाग में थॉट आता है, थॉट फ्लैशेस हिज माइंड, सपोजिंग कि एडेड अ जीरो आफ्टर द फिगर ऑफ 9। मतलब वो सोचता है वो जो 9 पाउंड्स लिखा हुआ है अगर उसके पीछे एक ज़ीरो ऐड कर दे तो वो 90 पाउंड्स बन जाएगा। द चेक कुड बी कैश फॉर 90 पाउंड्स इंस्टेड ऑफ 9। तो वो जो चेक में लिखा रहता है कि 9 पाउंड्स का है ऐसे करके, तो उसके पीछे अगर एक ज़ीरो ऐड कर दे तो वो 90 पाउंड्स बन जाएगा और वो पैसा ले जा करके वो रूथ हनीवेल का हेल्प कर सकता है। In a momentary fit of excitement and emotional lunacy lasting for just 4 minutes, 4 मिनट के लिए वो सोचता है, पूरे 4 मिनट के लिए। उसके बाद फिर वो 9 को 90 बना करके जाता है। इमीडिएटली रिलीजेस हिज गिल्ट, मतलब वो जाता है और पैसा निकाल लेता है वापस से। लेकिन पैसा निकालते ही उसको गिल्ट हो जाता है, लेकिन ये तो बहुत लेट हो चुका है क्योंकि वो ऑलरेडी पैसा निकाल चुका है। ही हैज़ ऑलरेडी बीन काउट इन द ट्रैप। There is no escape for him now. He thinks of throwing away the money and cringing himself before a bus. मतलब ये चाहता है कि, मतलब सोचता है 2 मिनट के लिए कि जो मनी वो निकाल चुका है उसको वो वापस से मतलब फेंक दे या फिर वापस से बैंक में दे दे या फिर खुद को ही बस के सामने ला करके अपना जान दे दे। However, Ruth's distress keeps him alive. लेकिन वो ऐसा करता नहीं है क्योंकि रूथ का ऑब्वियसली टेंशन है उसको, अभी कैसे करेगा। He purchases 2 tickets. 2 टिकट्स खरीदता है, ये टिकट खरीद रहा है, 2 टिकट खरीदता है and asks Ruth to be ready for departure that night. मतलब वो उसको बोलता है कि ठीक है आज हम लोग जाएंगे, मतलब फॉरेन के लिए निकलेंगे तो तुम रेडी रहना। He decided to write to his masters after reaching the destination. ये सोचता है कि ठीक है अभी निकल जाते हैं, डेस्टिनेशन पे जब पहुंच जाएंगे तो उसके बाद मास्टर्स को कॉल करके इन्फॉर्म कर देंगे या फिर लेटर लिख करके इन्फॉर्म कर देंगे कि ठीक है हम पहुंच गए, मतलब हाँ ठीक है हम पैसा लिए हमसे और वापस हम रिटर्न कर देंगे उसको। His intention was to pay back the whole money. Obviously वो सोचता है कि बाद में होल मनी उसको धीरे धीरे करके हम रिटर्न कर देंगे। But a few hours before his departure with Ruth, वो भागने वाला होता है रूथ के साथ कि कुछ देर पहले, भागने के कुछ देर पहले उसका क्राइम पता चल जाता है। He pleads his innocence and begs apology. Obviously अपना बताता है कि क्या डिज़ायर था उसके पीछे एंड वो बेग करता है, प्रॉमिस करता है कि सारा पैसा वापस कर देगा। लेकिन जो जेम्स था ओनर ऑफ द लीगल फर्म, ये उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। फॉल्डर इज़ हैंडेड ओवर टू द पुलिस, उसको पुलिस के हाथ में पकड़ा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा एक्ट नंबर 2। एक्ट नंबर 2 में फोल्डर्स का ट्रायल सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि जो कोर्ट रूम है वो बहुत कोल्ड, मतलब तुम्हारे इमोशंस वगैरह को देखता नहीं है, एकदम रूड टाइप का है एंड इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल पर्सनल तुम्हारा क्या चीज़ है, तुम्हारे पीछे तुम किसी लड़की से प्यार करते हो नहीं करते हो, ये सब कुछ नहीं दिखेगा। वो बस इतना देखता है कि तुमने गुनाह किया है, तुम प्रिजन जाओगे, इस टाइप का। A few days later, Fodder is tried in the court of law. फॉर्मे कौन था यहाँ पे, याद है फोल्डर का जो लॉयर था, फोल्डर के साइड से यंग लॉयर, वो फॉर्मे था। द काउंसिल फॉर डिफेंस पुट्स फॉर द प्ली द फोल्डर इज़ नॉट अ, मतलब ये प्ली करता है कोर्ट के सामने कि फोल्डर जो है वो हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, मतलब हमेशा चोरी नहीं करता है। ही हैज़ बीन लेड टू दिस क्राइम इन अ मैडनिंग फिट ऑफ एक्साइटमेंट, मतलब ये जो क्राइम किया है ये, इसके पीछे बहुत मतलब क्या डिज़ायर्स बहुत प्योर है। ही इज़ टेंडर हार्टेड एंड सेंटिमेंटेड यंग मैन। ही कैन नॉट विन ओवर हिज प्राइमरी ह्यूमन इन्फॉर्मिटी, मतलब जो अपना दिमाग का वीकनेस है उसके ऊपर ये काम नहीं कर सकता है अभी, क्योंकि ऑब्वियसली इसके पीछे डेस्परेट एक्ट है। ही अपील्स टू द कोर्ट सेंस ऑफ कंपैशन आर्ग्यूइंग दैट फॉल्डर डिजर्व्स लीनियंसी, मतलब ये नहीं बोलता है कि आप डायरेक्टली छोड़ ही दीजिए, बोलता है कि ठीक है इसको थोड़ा कम एज का सज़ा दीजिए या फिर थोड़ा लीनियंट होकर के सज़ा दीजिए एंड अ चांस फॉर रिहैबिलिटेशन, मतलब कि जब ये बाहर निकले कोर्ट से, जेल से, तो इसके पास इम्प्रूव करने का चांस दीजिए उसको, rather than harsh punishment. The trial is the central event of the play, showcasing Galsworthy's critique of the legal system. The trial is the central event of the play, showcasing Galsworthy's critique of the legal system's inability to account for individual circumstances. The court proceedings are conducted with a rigid adherence to the letter of the law, with little consideration for their personal motives behind Fodder's crime. फॉर्मे सेज दैट फॉल्डर हैज़ ऑलरेडी हैड मोर देन हिज पनिशमेंट, मतलब ये फॉर्मे जो है वो बोलता है कि
जो फोल्डर है वो अपने पनिशमेंट से बहुत ज़्यादा भोग चुका है, रिपेंटेंस कर चुका है, ह्यूमिलिएशन से सह चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा सोसाइटी उसको सुना चुका है, मेंटल टॉर्चर सह चुका है। इट वुड बी अनजस्ट टू कन्विक्ट हिम टू इम्प्रिजनमेंट, मतलब ये बहुत अनजस्टिस होगा उसके साथ कि उसको जेल भेज दिया जाए फॉर हिज अनइंटेंशनल डीड, जो कि वो इंटेंशन के तहत नहीं चुराया है पैसा। फॉर मी सेज दैट द लॉ इज़ लाइफलेस। लॉ जो होता है वो लाइफलेस होता है, फीलिंगलेस, ब्लाइंड एंड मैलिग्नेंट प्रोसेस है। वंस अ यंग मैन इज काउट इन टू इट्स नेटवर्क देयर वुड बी नो एस्केप फॉर हिम। एक बार वो यंग मैन, जवान लड़का पकड़ा गया तो उसका कोई एस्केप नहीं है इसके बाद। इट वुड ruin his entire life and the career of a noble hearted and young honest young man। मतलब उस ऑनेस्ट यंग मैन का पूरा ज़िंदगी बेकार हो जाएगा। बट सिस्टम ऑफ लॉ इज़ ब्लाइंड, ऑब्वियसली सिस्टम ऑफ लॉ ब्लाइंड है। इट इज़ अनफेयर, अनजस्ट एंड अनस्क्रूपुलस। फोल्डर इज़ कन्विक्टेड टू 3 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट। इतना कुछ कहने के बाद भी फोल्डर के लॉयर के तरफ से फिर भी जो लीगल सिस्टम होता है वहाँ का उसको 3 साल का बहुत कड़ा इम्प्रिजनमेंट दे देता है। फोल्डर जॉइंस इल फेटेड क्रू। ये जो फोल्डर होता है ये जितना भी ख़राब किस्मत वाला वहाँ पे अपराधी सब है उसको ज्वाइन करता है। द लाइफ इन द प्रिजन इज़ अ प्रोलॉन्ग ट्रेजेडी। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लंबा ट्रेजेडी टाइप का बन जाता है वहाँ पे उसका ज़िंदगी। प्रिजनर्स लिव अ सब ह्यूमन लाइफ। ह्यूमैनिटी के मतलब जैसे जैसे नॉर्मल लाइफ इंसान जीता है उसके नीचे का भी लाइफ वहाँ पे प्रिजनर्स स्पेंड करता है। No attention is paid there for emotional and psychological suffering. All of them are confined to solitary confinement। मतलब अकेला confinement, एक जेल में एक इंसान, इस टाइप का confinement। Folder suffers from a nervous breakdown in a solitary cell। इसको नर्वस ब्रेकडाउन होता है कि हम कहाँ पहुँच गए, क्या कर रहे थे, इतने ऑनेस्ट थे फिर भी मेरा कुछ नहीं हुआ, इस टाइप का ब्रेकडाउन हो जाता है इसको। ही फील्स लाइक नॉकिंग हिज हेड अगेंस्ट द डोर। इसको फील होता है कि काश जो अपना सर पटक ले दरवाजे के अगेंस्ट। दस ही पासिस 3 long years। ऐसे ही वो धीरे धीरे 3 साल बिता देता है एक्यूट मेंटल एगनी में एंड इमोशनल डिस्ट्रेस में। ठीक है, एट द एंड ऑफ हिज टर्म मतलब 3 साल बाद इसको रिलीज़ कर दिया जाता है। ही कम्स आउट एंड ट्राइज टू गेट वर्क एट सेवरल प्लेसेस। ये बाहर निकलता है और मतलब बहुत सारी जगह पे वर्क खोजता है। बट circumstances do not allow him to continue long at any place। जो circumstances इसको अलाउ नहीं करता है किसी भी जगह पे वर्क करने का। जहाँ भी जाता है उसको हिस्ट्री रिपीट होता है, मतलब सब बोलता है कि तुम चुराए हो पैसा, तुमको वर्क नहीं दे सकते हैं, इस टाइप का चीज़ हो जाता है उसके साथ। ही इज़ हेटेड एंड लुकड डाउन अपॉन एवरीवेयर। ही हैज़ बीन काउट इन द ट्रैप फॉर एवर। मतलब उसको समझ में आ जाता है कि ठीक है अब ये हमेशा यही चीज़ होने वाला है। ही कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द नेटवर्क वुमेन अराउंड हिम। रूथ हनीवेल जो जिससे वो प्यार करता था 3 साल बाद उसकी ज़िंदगी में वापस से लौटती है और उसको पता चलता है कि जो रूथ का जो सफ़रिंग था, अब्यूज़िव हस्बैंड उसको मारता था, स्ट्रैंगल करता था डेथ से, अभी भी सेम कंडीशन है, बेचारी रूथ अभी फंसी हुई है। इन द एंड ही गोज़ टू हिज ओल्ड फर्म। लास्टली वो क्या करता है अपने ओल्ड फर्म पे जाता है और वहाँ के जो मालिक होता है उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ हमको जॉब दे दीजिए, प्लीज़ जॉब दे दीजिए, इस टाइप का चीज़, क्योंकि और उसको कोई जॉब नहीं दे रहा है इस टाइप का। वाइल ही इज़ येट टॉकिंग विद जेम्स से बात ही कर रहा होता है, वहाँ तक में पुलिस जो होता है वो विस्टर जो होता है वो पुलिस सर्जेंट वहाँ पे पहुँच जाता है। ही कम्स इन सर्च ऑफ फोल्डर। वो आता है फोल्डर के सर्च में। ठीक है, द लॉ रिक्वायर्स टू दैट एवरी प्रिजनर आफ्टर हिज रिलीज मस्ट रेगुलरली रिपोर्ट। मतलब कि जो लॉ है वहाँ का वो ऐसा प्रिस्क्राइब करता है कि तुम्हारे रिलीज़ के बाद तुमको जेल से छोड़ दिया गया उसके बाद तुम डेली आकर के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करो, लेकिन जो फोल्डर होता है वो ऐसा करता नहीं है। फोल्डर हैड नॉट बीन रेगुलर इन रिपोर्टिंग द पुलिस। ही वॉज टू बी अरेस्टेड अगेन फॉर द क्राइम। विस्टर जो था वो फोल्डर को पकड़ने का कोशिश करता है, लेकिन जो फोल्डर है वो डाउनस्टेयर्स भागने लगता है। उसी प्रोसेस में फोल्डर स्टेयर से गिर जाता है, बेचारे का मौत हो जाता है। सो सैड। फोल्डर ट्राइज टू बीक अवे। इन दिस अटेम्प्ट ही फॉल्स डाउन, ब्रेक हिज नेक। उसका गर्दन टूट जाता है एंड वो गिर के मर जाता है। द चैरियट व्हील्स ऑफ द मैलिग्नेंट सिस्टम ऑफ लॉ हैव रन ओवर हिम। जो मैलिग्नेंट सिस्टम है लॉ सिस्टम का, जो पहिया है उस चैरियट का वापस से मतलब उसके ऊपर चढ़ चुका है। ही इज़ नॉट क्रश्ड टू एसेस। द प्रोसेस इज़ complete।
जो क्राइम किया था उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लास्टली वो मर गया। मैलिग्नेंट प्रोसेस मतलब यही होता है, लास्टली उसका डेथ हो जाए। द ट्रेजेडी मेड अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन द सोशल लाइफ इन जुडिशरी ऑफ इंग्लैंड। ये जो क्राइम है, ये ट्रेजेडी जो है, सोशल ट्रेजेडी, बहुत पावरफुल इम्पैक्ट दिखाता है सोशल लाइफ पे, जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंग्लैंड पे। द लेगिस्लेटर्स बिकम अवेयर ऑफ द हार्टलेस प्रोसेस ऑफ लॉ। द लेगिस्लेटर्स था वहाँ का, वो लोग को पता चलता है कि कैसे जुडिशरी सिस्टम बहुत ज़्यादा रूड है, हार्टलेस है, ये पता चलता है। Goldsworthy's critics extends beyond the individuals who operate the legal system of the system itself. The play suggests that the legal system is fundamentally flawed because it prioritizes punishment over rehabilitation and fails to recognize the potential for human change. जो legal system है वहाँ का, वो ये नहीं देखता है कि तुम कितने potential हो human change के, मतलब तुम्हारे अंदर कितना change आ सकता है, ये नहीं देखता है legal system। वो बस देखता है कि तुम्हारा punishment कैसे complete हो। Falder's sentence, which ultimately leads to his suicide, is a stark example of system's failure to provide any form of justice that could lead to a positive outcome. Lastly, जो फोल्डर का डेथ हो जाता है, डेथ दिखाता है कि कैसे जो लीगल सिस्टम है वो ये नहीं देखता है कि तुम्हारे छूटने के बाद कितना पॉजिटिव आउटकम आ सकता है उसका, लेकिन वो बस फोकस करता है पनिशमेंट वगैरह पे। Instead of helping Falder reform and reintegrate into society, the legal system punishes him in a way that destroys his life and offers no possibility of redemption. उसका ज़िंदगी बर्बाद करके रख देता है, लास्टली वो मर ही जाता है ऑब्वियसली, उसके पास कोई रिडेम्पशन का पॉसिबिलिटी बचता ही नहीं है, डिस्ट्रॉय कर देता है लाइफ उसका। Falder's crime is in many ways a response to the economic and social pressure that he faces as a member of lower class. जो फॉल्डर का क्राइम है, ऑब्वियसली ये अपर क्लास वाले पे तो होता नहीं है, अब अंबानी को पकड़ के तो लेकर के जाएगा नहीं, तो लोअर क्लास वाले पे ही होता है ये सब चीज़, तो लोअर क्लास वाले को सहना पड़ता है। ये दिखाया गया कैसे इकोनॉमिक प्रेशर, तुम्हारा मनी रिलेटेड प्रेशर ये सब कराता है, सोशल प्रेशर कराता है। उसके पास पैसा नहीं था इसलिए ना वो चोरी करने का सोचा, इसलिए यहाँ पे इकोनॉमिक प्रेशर मेंशन्ड है। हिज forgery of the check is driven by desperate need to secure a better future for Ruth Honeywell, who like Falder is also a victim of social circumstances. तो जो फॉर्जरी किया था वो चेक का, इसमें रूद और ये जो है फोल्डर एंड रूद का सेम कंडीशन है। इसके पास पैसा नहीं है, ये चाहता है अपनी प्यार को कैसे भी करके बचा ले, और ये जो रूद है ये चाहती है कैसे भी करके अपने अब्यूजिव हस्बैंड से दूर भाग जाए, जहाँ पे उसको प्यार मिले वहाँ पे जा कर के रहे, इस टाइप का चीज़। Ruth's abusive marriage and a lack of options for escape are indicative of the broader social issues that the play seeks to address. In a society where the law is designed to protect property and uphold social order, individuals like Falder and Ruth are left with few options and are often pushed towards criminality as a means of survival. ऐसा है Falder and Ruth। इसके पास पैसा नहीं था, इसके पास अब्यूजिव हस्बैंड था, तो ये दोनों ऐसे सोशल क्लास से बिलोंग करता है जहाँ पे मतलब जो प्रेशर पड़ता है इसके ऊपर, ये इसको पुश करता है कि ये कुछ ना कुछ क्राइम कमिट करे, इस टाइप का चीज़ है। रूथ हनीवेल द वुमेन फॉल्डर सीक्स टू हेल्प इज़ अ क्रूशियल कैरेक्टर। यहाँ पे जो रूथ हनीवेल है ये क्रूशियल कैरेक्टर है प्ले में, सिम्बलाइजिंग द डेस्पिरेशन एंड हेल्पलेसनेस एक्सपीरियंस बाय दोज ऑन द मार्जिन्स ऑफ सोसाइटी। मतलब ये डेस्परेट है, हेल्पलेस है। Ruth is trapped in an abusive marriage and the plight is indicative of limited options available to women in her position. Her character highlights the intersection of gender and class issues with the play, and her situation serves as a catalyst for Falder's tragic action. Goldsworthy's message is clear. Justice should be about more than just enforcing the law. गॉल्सवर्दी जो ऑथर है प्ले का, वो बताते हैं कि जो जस्टिस प्ले है, मतलब उसके जस्टिस प्ले के द्वारा ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो लॉ है वो सिर्फ लॉ से ऊपर बढ़ के भी देखना चाहिए कि कैसे इंसान के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, एम्पैथी है, possibility of redemption है। The play's portrayal of Falder's tragic fate is a stark warning of the consequences of legal system that lacks these qualities. Through justice, Goldsworthy advocates for a system that takes into account the individual circumstances of each case and seeks to rehabilitate rather than simply punish.
द प्लेज इम्पैक्ट ऑन कॉन्टेम्प्रेरी ऑडियंसेस वो सिग्निफिकेंट, मतलब कि कॉन्टेम्प्रेरी 1910 के ऑडियंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू डिस्कशंस अबाउट लीगल रिफॉर्म एंड द नीड फॉर अ मोर कंपैशनेट अप्रोच टू जस्टिस. Goldsworthy's work, including Justice, played a role in raising awareness, मतलब अवेयरनेस फैलाया जो जस्टिस था, ये अवेयरनेस फैलाया कि कैसे लॉ सिस्टम जो है वो कैसा उसके अंदर कैसा फ्लॉज है, कैसा इम्परफेक्शन है, कैसा उसका नेचर है लीगल सिस्टम का, ये फैलाया एंड कैसे उसको चेंज होना चाहिए, ये फैलाया. Justice plays a role in raising awareness of the flaws in the British legal system and advocating for changes that would make it more inhuman and equitable. Conclusion. Justice by John Galsworthy is a powerful social tragedy, बहुत powerful social tragedy है, that critiques the British legal system and the broader societal structures that perpetuate injustice and inequality. Through the tragic story of William Faulkner, Galsworthy exposes the flaws of legal system. Obviously ये चीज़ अभी बोले कि Galsworthy expose करता है क्या क्या फ्लॉज है लीगल सिस्टम में एंड द प्रायोरिटाइजेस एंड हाउ द लीगल सिस्टम प्रायोरिटाइजेस पनिशमेंट ओवर अंडरस्टैंडिंग, मतलब अंडरस्टैंडिंग छोड़ के ये बस पनिशमेंट देखता है एंड फेल्स टू रिकॉग्नाइज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन. द प्लेज एक्सप्लोरेशन ऑफ सोशल क्लास दिखाता है कैसे अपर क्लास एंड लोअर क्लास पावर डायनेमिक्स किसके जिसके हाथ में पावर है इस टाइप का एंड द डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट सर्व्स एज अ poignant reminder of the need of legal and social reform. सोशल लीगल और सोशल चेंजेस क्या क्या आना चाहिए ये दिखा रहा है. एज अ वर्क ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म जस्टिस रिमेन्स अ रिलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट कमेंट्री ऑन द ऑनगोइंग चैलेंजेस ऑफ अचीविंग ट्रू जस्टिस इन एनी सोसाइटी. मतलब जस्टिस बहुत रिलेवेंट एक्ट है ये दिखाने के लिए कि सोसाइटी में कैसा कैसा इनजस्टिस चल रहा है एंड क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है लोगों को. ये था जस्टिस एंड थैंक यू. Thank you for listening to my video. Thank you.